जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ओमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों रक्त दाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रासरण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रासरण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 सीसी। दोस्तों यहाँ पर साइड में आंसर जो है दिया रहता है, लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिकी, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। दोस्तों आनुवंशिकता शब्द जो है ये किसको संदर्भित करता है? तो आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता का जो अध्ययन है दोस्तों उसी को आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। साथ ही दोस्तों इंसुलिन की कमी से ही मनुष्य में मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। दोस्तों यह जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। आगे दिया है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है इंसुलिन से स्रावित होता है और इंसुलिन में का जो भाग है लंगरहैंस की दीपिका उसके बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इसके बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन है RNA,
इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। तो दोस्तों इंसुलिन जो है हार्मोन है, बाकी तीनों हार्मोन्स नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। साथ ही दोस्तों बात करें ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही जो विपरीत लिंग के लोग होते हैं उनमें आकर्षण होता है। साथ ही दोस्तों इंसुलिन के बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि इंसुलिन जो है यह अग्नाशय के लंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंट्रा की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तन, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन को, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन है एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे दोस्तों पीटोसिन कहते हैं। तो दोस्तों कृत्रिम ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते हैं, पीटोसिन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, जो गाय भैंस के पालने वाले लोग होते हैं वो उनसे अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम लोग पीटोसिन भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन हार्मोन। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन जो है वो मिली रहती है। इसके भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है।
इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं वो मस्तिष्क में स्थित होता है। साथ ही दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसके एक्सप्लेनेशन को तो देख लेते हैं। इसमें दिया है कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्रंथि है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें वाहिनी नहीं होती है, उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। ऑप्शन है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। दोस्तों पेनिसिलिन जो है यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य यानी कि बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे कवकों से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको कवकों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, एक्स किरण का, रेडियो तरंग का, गामा किरण का, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। दोस्तों एमआरआई तकनीक में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त चारों ऑप्शनों का दोस्तों एमआरआई तकनीक में प्रयोग किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई एक चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी एमआरटी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं एमआरआई इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है खरगोश, लोमड़ी, बकरी, खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश से। दोस्तों अंगोरा जो ऊन होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। खरगोश के बालों से दोस्तों अंगोरा ऊन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा। दोस्तों पौधे अपना पोषक तत्व जो है मुख्य रूप से
मृदा से यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल एवं अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीसोम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरी पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद दोस्तों O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। O2 यानी दोस्तों ऑक्सीजन। इसके भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा मृदा से शोषित जल यानी H2S द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें उसके रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों दिया गया है कि 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरी गिव C6H12O6 6H2O एंड 6O2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 और H2O को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वे C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज देते हैं और H2O यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा H2O को देते हैं यानी जल, और उसके बाद ये ऑक्सीजन को भी निष्कासित करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।